व्हाट्सअप गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ए स्टोरीज में। तो गाइस, आज को मैं अपने एपिसोड का पार्ट 3 लेकर, और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 2 एंड फर्स्ट को नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और एक और बात बोलना चाहूँगा, इस वीडियो में हम कोई लाइक नहीं रखने वाले हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम जल्दी अपने 1K सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं, तो यार फुल सपोर्ट करना। तो बिना किसी देरी के अपने पार्ट को ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब ट्रेन पाको की नज़र से ओझल हो चुकी थी। पाको अब पीछे मुड़ती है और धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाती है, पर वो सामने की तरफ देखकर नहीं चल रही थी। उसका सिर थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ था। उसका रास्ते पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बल्कि वो तो किसके बारे में सोच रही थी। और गाइस, आप तो जानते ही हैं कि वो किसके बारे में सोच रही होगी। उसने मित्सो को गुड बाय तो कर दिया था, पर वो इतनी आसानी से उसे भुला नहीं सकती थी। वो उसे इतनी आसानी से अपने दिमाग से नहीं हटा सकती थी, और जब तक वो मित्सो को अपने दिमाग से नहीं हटाएगी उसका काम में भी मन नहीं लगेगा। मित्सो अपने ट्रेन में था और वो पाको के कहे हुए वर्ड्स को याद करके मन ही मन खुश हो रहा था। यार, पाको सबसे अलग है। वो इतनी बुरी नहीं है जितना मैं उसके बारे में सोचता था। वो सच में मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती है। इनफैक्ट मेरे दिल में तो पाको के लिए कुछ कुछ हो रहा है। ये फीलिंग सबसे अलग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो पाको के दिए रुमाल को अपने पॉकेट से निकालता है और उसमें बनी अपनी और पाको की पिक्चर को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है। पर तभी वो ट्रेन जिसमें मित्सो बैठा हुआ था अपनी पटरी से हट जाती है। तभी सामने से एक और ट्रेन आ रही होती है और उन दोनों की बहुत भयंकर टक्कर हो जाती है। दोनों ट्रेन पलट जाती हैं और बहुत दूर पलटते पलटते चली जाती हैं। यहाँ पाको अब अपने घर पहुँच जाती है। उसकी रोबोट पाको से पूछती है, क्या तुम मित्सो से मिली? कहीं उसकी ट्रेन छूट तो नहीं गई? पाको कुछ नहीं बोलती और फिर नहाने चली जाती है। उसकी रोबोट सोचती है, ये मित्सो से मिली या फिर नहीं मिली। अब सुमिरे नहाकर आ चुकी थी। उसकी रोबोट सुमिरे से बोलती है कि देखो, मुझे तुम्हारा केक मिल गया है। सुमिरे थोड़ा मुस्कुराती है और थैंक यू बोलती है और उसकी नाक का बटन दबाकर उसे वापस छोटा कर देती है। सुमिरे अब रिलैक्स होने के लिए टीवी ऑन करती है और टीवी ऑन करते ही न्यूज़ चैनल चल जाता है। अभी दो ट्रेन की बहुत भयंकर टक्कर हुई है। बहुत सारे लोग इस एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। ये टक्कर इतनी बुरी थी कि कई लोगों की तो जान भी जा चुकी है। रेस्क्यू टीम अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाई है। सुमिरे जब सुनती है तो वो शॉक में आ जाती है। वो सोचती है, ये कहीं मित्सो वाली ट्रेन तो नहीं जिसकी बात ये न्यूज़ वाले कर रहे हैं। सुमिरे जल्दी से अपना परमानेंट सेट पहनती है और एक्सीडेंट वाली जगह पहुंच जाती है। वहाँ दो ट्रेन बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। वो नोटिस करती है कि उनमें से एक ट्रेन वो थी जिसमें मित्सो बैठा हुआ था। अब पाको उस ट्रेन के आसपास मित्सो को ढूंढने लगती है। पाको रो रही थी, मित्सो कहाँ हो तुम? वो बहुत ढूंढती है। कुछ देर बाद वो देखती है कि एक हाथ सब चीज़ों के नीचे से बाहर निकल रहा है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक रुमाल भी था। पाको जल्दी से वहाँ जाती है और उसके ऊपर से सारी चीज़ें हटाने लगती है। वो देखती है कि मित्सो की हालत बहुत ख़राब है। उसकी हर एक बॉडी पार्ट से बहुत खून बह रहा था। पाको परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। फिर वो मित्सो के हाथ से उसका रुमाल उठाती है जिसे उसने गिफ्ट के तौर पर दिया था, और फिर वहाँ बांध देती है जहाँ से ज़्यादा खून बह रहा था। पाको पायन और बूबी को बुलाती है अपने बैग से, और बूबी और पायन बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाते हैं। पाको कहती है कि पायन और बूबी, तुम इन सब लोगों को संभालो और इन सब लोगों को हॉस्पिटल ले जाओ। मैं मित्सो को लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ। पाको मित्सो को अपने ऊपर बिठा लेती है और पास के अस्पताल में ले जाती है। वो कहती है, आप जल्दी से इस लड़के को अस्पताल में भर्ती कर लीजिए, इसका बहुत खून बह रहा है, प्लीज़। डॉक्टर बोलते हैं, इस बच्चे की हालत तो बहुत ही नाजुक है, इसे जल्दी से आईसीयू में भर्ती करना होगा। अब मित्सो आईसीयू में था। पाको से बाहर से ही देख रही थी। मित्सो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, हिम्मत रखना। वहाँ मित्सो की मम्मी पापा मित्सो का एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहे होते हैं। पता नहीं मित्सो कहाँ रह गया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। फिर जब उन्हें मित्सो की चिंता सताने लगती है तो ट्रेन मास्टर से पूछते हैं कि हमारे बाद वाली ट्रेन जो आने वाली थी वो अभी तक आ गई है या फिर नहीं आई। ट्रेन मास्टर बोलते हैं, अरे आपको नहीं पता, उस ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो गया है। मित्सो की मम्मी पापा उसकी बहन शॉक में आ जाते हैं। क्या एक्सीडेंट? कैसे? कब? मित्सो की मम्मी मित्सो के पापा से बोलती हैं, चलिए उस जगह चलते हैं जल्दी, मेरा बेटा पता नहीं किस हालत में होगा, वो बस ठीक हो। वो जल्दी से एक टैक्सी पकड़ते हैं और उस एक्सीडेंट वाली जगह पहुंच जाते हैं। जब वो देखते हैं कि वहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो जल्दी वहाँ जाने की कोशिश करती है, पर पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं। आप इससे आगे नहीं जा सकते, ये ख़तरनाक है। मित्सो की मम्मी बोलती हैं, पर मेरा बेटा वहाँ है। गांग को रोने लगती है, भैया भैया देखिए, यहाँ के सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जा चुका है, परमेंस ने सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। फिर मित्सो की मम्मी थोड़ी राहत की सांस लेती हैं। वो पुलिस से पूछती हैं, वो परमेंस इन लोगों को लेकर कौन से अस्पताल गए हैं, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं?
पुलिस वाले बोलते हैं उन्हें पास ही के एक अस्पताल में भर्ती कर लिया जा चुका है। फिर वहाँ से जो अस्पताल सबसे पास था वहाँ के लिए निकल लेते हैं। अब सीन अस्पताल में आता है। डॉक्टर साहब आईसीयू से बाहर निकलते हैं। पाको उनसे पूछती है, क्या मित्सु यानी ये छोटा लड़का ठीक है? डॉक्टर थोड़े टेंस होकर बोलते हैं, उसका बहुत सारा खून बह चुका है, हमें जल्द से जल्द ब्लड का इंतज़ाम करना होगा, वरना ब्लड की कमी के कारण वो मर सकता है। पर मैं इतनी जल्दी ब्लड का इंतज़ाम कैसे करूं? मैं ब्लड कहाँ से लाऊंगी? पाको बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? डॉक्टर पाको से पूछते हैं, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? पाको बोलती है, मेरा तो बी पॉजिटिव है। पर क्यों? क्या सच में? फिर तो आप अपना ब्लड उस लड़के को डोनेट कर सकती हैं। इस लड़के का ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। पर ये आपकी मर्ज़ी है, आप देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। पाको कहती है, तो हम वेट किसका कर रहे हैं, चलिए जल्दी। अब पाको को मित्सु के साइड वाले बेड पर लेटा दिया जाता है। पाको अपना सर हल्का सा मित्सु की तरफ करती है और उसे देखकर मनी मन बोलती है, मित्सु अब तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करना और हिम्मत बनाए रखना। पाको अपना खून मित्सु को दे देती है। पाको से बोला जाता है कि अब आप आराम कीजिए, आप थोड़ा कमज़ोर फील करेंगी। पर पाको को तो अपनी हेल्थ की पड़ी नहीं थी, वो तो बस ये चाहती थी कि मित्सु जल्द से जल्दी ठीक हो जाए। अब फिर से वो रूम के बाहर वाले गेट से मित्सु को अंदर देखने लगती है, बल्कि उसे ऐसी हालत में आराम करना चाहिए था। पाको ठीक से अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो वहाँ उस अस्पताल में पिछले 6 घंटे से थी, पर वो अपने सारे दर्द भुलाकर बस परमैन के ठीक हो जाने की दुआ मांग रही थी और स्टिल वहीं खड़ी रहकर मित्सु को देख रही थी। अब मित्सु की मम्मी पापा अस्पताल पहुँच जाते हैं और वहाँ रिसेप्शन में जाकर पूछते हैं, क्या यहाँ एक छोटा लड़का जिसकी उम्र लगभग 11 से 12 साल की होगी, क्या उसे यहाँ भर्ती कराया गया है? वहाँ एक मैन जवाब देती है, हाँ जी, उसे परमैन नंबर 3 पाको लेकर यहाँ आई थी। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वो फिर जल्दी से आईसीयू वाले रूम की तरफ भागते हैं। वो वहाँ बाहर से पाको को देख लेते हैं और पाको से पूछते हैं, पाको मित्सु कैसा है? पाको की हालत भी बिगड़ने लगती है क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोला था कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकाला जा चुका है। वो बहुत मुश्किल से ही बोल पाती है। मित्सु अब ठीक है, आप उसकी चिंता ना करें। वो पाको का शुक्रिया करते हैं। पाको तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम समय पर मित्सु को यहाँ ले आई, पर तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? पाको बोलती है, अरे नहीं आंटी, आप मेरी फ़िक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी अचानक उस शांत माहौल में मित्सु के डैड का फ़ोन बजने लगता है।